डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का पता किया था। आज जो कुछ पार्ट बच गए हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू का अध्ययन करेंगे। इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ये कहाँ है, कैसे है, आओ जाने। सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है टेबल लैंड है, यानी चारों तरफ से उठा हुआ भाग और ऊपर से समतल भाग, प्लेन सरफेस है और चारों तरफ से पहाड़ी जैसा उठा हुआ है। गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग से बना है। ये गोंडवाना लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेट छूटी थी और वो चाइना प्लेट से टकराई थी। दैट इज़ अ गोंडवाना लैंड। अब ये माना जाता है कि ये सबसे पुरानी ज़मीन है और क्रिस्टलाइन है। यहाँ पर इग्नियस रॉक्स भी मिलती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलती हैं। और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, ध्यान से सुनना, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू साउथ के स्टेट में है और सेंट्रल हाईलैंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और सेंट्रल हाईलैंड लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। बात तो सही है। द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ईस्टर्न प्लेट्यू लोकली नोन एज बुंदेलखंड। जैसे हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो हम बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलता है। ये एक सीध में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मानचित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, इस जगह पर दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में नदी है और पश्चिम बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा? पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगल शेप का है, गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। पुरानी जो क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनसे बना हुआ है। ये दो भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड है और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू साउथ के स्टेट हैं और सेंट्रल हाईलैंड जो है मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लें। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर मास। तुम्हें पता ही है, ट्रायंगुलर शेप का है। नर्मदा नदी से जब नीचे जाते हैं तो इंडिया भी ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जाते हैं ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है इंडिया। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। दोनों तरफ दो पहाड़ियां हैं, एक को ईस्टर्न घाट कहते हैं, एक को वेस्टर्न घाट। अब आप बोलेंगे ईस्टर्न घाट कहाँ? भाई ये उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक नीचे तक। और वेस्टर्न घाट कहाँ? भाई महाराष्ट्र से लेकर एक सीधी लाइन, कोस्टल लाइन, सीधे केरला तक। तो ये दो पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। आपको पता ही चल गया होगा। अब आगे देख लेते हैं तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या है। अन्नाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। 2695 मीटर ऊंची है ये पहाड़ी। ठीक है, और महेंद्रगिरी जो है वो 1501 मीटर ऊंची है। ये ईस्टर्न घाट की ऊंची पहाड़ी है। महेंद्रगिरी आपको मिलेगी उड़ीसा में ईस्टर्न घाट में, और अन्नाईमुड़ी मिलेगी वेस्टर्न घाट में। तो ये दो चीज़ें इसकी थी। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल। यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ ब्लैक सॉइल में देखने को मिलती है। अब ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? जैसे पहले बताया, ये जो सारी की सारी जगह है ये बनी है किससे? क्रिस्टलाइन और ओल्ड रॉक से। ठीक है, ये बेसाल्ट के रॉक्स से बनी है। तो बेसाल्ट का रॉक्स जो है वो लावा से बनता है। तो जब ये रॉक्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है तो ये ब्लैक सॉइल बन जाती है। और एक छोटी सी बात, ब्लैक सॉइल को हम कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ भी कहते हैं इसको। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कॉटन सॉइल, कॉटन क्रॉप्स। प्यारे बच्चों, आओ हम कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप फ्लैंक इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। यानी जब हम वेस्टर्न हिस्से की बात करेंगे, कौन से हिस्से की? मुंबई से लेके
केरल तक की बात जब हम करेंगे तो ये थोड़ा नैरो है, ये थोड़ा कम चौड़ा है। जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। अब देखते हैं, ऑन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई से गोवा तक कोंकण मैदान कहते हैं इसको, कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं। दूसरा, कन्नड़ प्लेन जो है वो कर्नाटका में है। मालाबार कोस्ट फ्रॉम नदरन टू साउथ पार्ट, ये मालाबार जो कोस्ट है ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। आगे लिखा है द प्लेन्स अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल दूसरी साइड है इंडिया की, वो आपको पता ही है। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वाइड लेवल, ये थोड़ा बड़ा है यानी ज़्यादा चौड़ा है। उसके बाद ऑन द ईस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू द नॉर्थ सरकार एंड कोरोमंडल। जब हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे, यानी तमिलनाडु के समुद्र के मैदान को कोरोमंडल कहते हैं। और जब हम नॉर्थ सरकार की बात करेंगे तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साथ का जो समुद्र के साथ लगा हुआ मैदान है इसे नॉर्दर्न सरकार कहेंगे। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे आप। डियर स्टूडेंट, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। यहाँ पर हमें आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की बात करते हैं। केरल के साथ समुद्र में लक्षद्वीप हमें देखने को मिलता है। लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है। ये बना कैसे है, ये कोरल से बना है। कोरल क्या होता है, ये समुद्री जीव होते हैं। जब ये मर जाते हैं छोटे छोटे जीव तो इनके स्कल इकट्ठे हो जाते हैं, हड्डियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और उसके ऊपर मिट्टी गिरती रहती है तो ये एक द्वीप का आकार ले लेते हैं, एक छोटे से आइलैंड का आकार ले लेते हैं। तो कुछ नाम भी नीचे दिए हैं तो इनको आपने देख लेना है। रीची है, अमीनी है, वो आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ जाते हैं तो हम कौन से सागर की तरफ जाएंगे, हाँ ठीक बोला आपने, हम बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे। तो बे ऑफ बंगाल में एक पहाड़ी चेन है जहाँ पर हमें अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। सबसे पहले ज़रूरी बात तो एक ही है, क्या ज़रूरी बात है भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो हमारे देश में है। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है तो उसको बैरन आइलैंड कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट ट्रिप है। आप गूगल मैप में जाकर भी इसको देख सकते हैं कि हमारे देश में भी एक ज्वालामुखी निकलता है, वो कहाँ है। तो ये बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें आप किताब से भी कंसल्ट करें और यहाँ भी देखें, मैप पे पूरा ध्यान लगाएं। इसके साथ आपको ये भी जानना है कि केरल से कितने किलोमीटर लक्षद्वीप देखने को मिलता है, अगर तमिलनाडु से कितनी दूर जाएंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। ऐसे आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम भूल गए, वो मैदान जिनसे अनाज उत्पन्न होता है किसके लिए, भारत के लिए। और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मिलती है, 20 करोड़ जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में ही मिलती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा राजस्थान में एक स्ट्रिप है, वो नदरन प्लेन कहते हैं। नदरन प्लेन है क्या, ये नदियों ने बनाए हैं, आओ देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द किसने 3 रिवर सिस्टम ने बनाए हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। देखो इंडस आ गई ऊपर से पंजाब की तरफ, जैसे पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाला, ब्रह्मपुत्र आ गई असम का मैदान बनाने के लिए और गंगा आ गई उत्तर प्रदेश बिहार का मैदान बनाने के लिए। तो इन्होंने मैदान बनाए हैं। द नदरन प्लेन्स ये जो है बहुत बड़ा एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इतना बड़ा एरिया है। 2400 किलोमीटर लंबा है। देखो कितना याद करने के लिए आसान है आपको। 24 तो आपको याद कैसे करेंगे आप, 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 24 डबल जीरो लगा लो, तो इतने किलोमीटर लंबा है। 240 किलोमीटर चौड़ा है एक जगह पर, और एक जगह पर 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब ये बात आप ढूंढो कहाँ कितना चौड़ा हो सकता है। इसके आगे बात करते हैं, द रिवर्स दैट फ्लो इन द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन। ये जो जितनी भी नदियाँ पहाड़ों से मैदानों में आती हैं वो बहुत ज़्यादा डेपोजिशनल वर्क करती हैं। डेपोजिशनल क्या, मिट्टी को जमा करती हैं।
तो यहाँ पर अलग अलग रिलीफ फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो इनको प्लेन्स को 4 भागों में बांटा गया है। आप सोचेंगे मैदानों को भी 4 भागों में? हाँ बिल्कुल, मैदानों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये ज्योग्राफिकल तरीके से बांटा गया है। आओ सबसे पहले देखें भावर। भावर जो है ये शिवालिक फुट हिल के नीचे पाया जाता है, यानी हिमालय पर्वत के नीचे पहला मैदान, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान में पेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जमा किए होते हैं। नदी ऊपर से आएगी तो मोटे मोटे पत्थर जमा कर देगी। तो ये है भावर। उसके बाद है तराई। तराई भावर के आगे आता है। तो तराई में क्या है? तराई एक दलदली क्षेत्र है जहाँ नदियाँ दोबारा बाहर निकलती हैं। तो बहुत ही अब इस जगह के बारे में एक और नई बात आपको बता देते हैं। दुधवा नेशनल पार्क भी यहाँ है। पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे इसी एरिया में बसाए गए थे। दूसरा है बांगर, ये ओल्ड एलुवियल है, और खादर ये न्यू एलुवियल है। अब आप बोलेंगे सर याद कैसे करेंगे? भाई खादर जो होता है, खद्दर के कपड़े नए होते हैं, वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना आपने, खादर न्यू, बांगर आपने ओल्ड कर लेना याद, बांगर ओल्ड। और तराई जब बात करेंगे तो लिक्विड कर लेना याद, यानी मार्शी लैंड है। भावर जब है स्टार्टिंग है, भावर शिवालिक के नीचे है। शिवालिक क्या है? शिवालिक आखिरी पहाड़ी है, किसकी? हिमालय की। तो जब आप बड़ी बारीकी से किताब को कंसर्न करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वैसे आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ मैप के साथ जोड़कर आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। मैप को ध्यान में देखते रहें। धन्यवाद।